Hello everyone, this is Fire Insurance Part 3 and in this I am covering the topics related to types of fire insurance policy and claim settlement procedure. First is here types of fire insurance policies. These are main type policies and subsidiary और special type policies. जैसा कि हमें पता है फायर इंश्योरेंस एक तरह का इंश्योरेंस है जो कि कवर प्रोवाइड करता है किसी भी तरह का अगर लॉस या डैमेज होता है फायर की वजह से. सो हेयर इज द मेन टाइप पॉलिसीज. वैल्यूड पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज एन एक्सेप्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कहा जाता है कि जितना लॉस होगा उतना ही पे किया जाएगा, लेकिन इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक फिक्स्ड अमाउंट पे की जाती है कितना भी लॉस क्यों ना हो जाए. बिफोर अंडरराइटिंग इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंस्पेक्ट करती है, चेक करती है प्रॉपर्टी को कि कितनी इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, और उसी के बाद जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया जाता है, मतलब पर्टिकुलर पॉलिसी को इशू किया जाता है. एक पर्टिकुलर अमाउंट जो है इंश्योरेंस की उसमें फिक्स कर दी जाती है. जब लॉस होगा तो उस टाइम पे कोई मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं की जाएगी, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड अमाउंट जो है पॉलिसी की वही पे की जाएगी चाहे कितना भी लॉस क्यों ना. नेक्स्ट इज वैल्यूएबल पॉलिसी. वैल्यूएबल पॉलिसी वो पॉलिसी है जिसमें पॉलिसी की अमाउंट जो है डिटरमाइन की जाती है अकॉर्डिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस. ये ट्रूली रिप्रेजेंट करती है डॉक्ट्राइन ऑफ इंडेमनिटी को. स्पेसिफिक पॉलिसी वो है जिसमें जो है एक डेफिनेट अमाउंट इंश्योर कराई जाती है एक स्पेसिफाइड प्रॉपर्टी के लिए. अगर लॉस जितनी वैल्यू इंश्योर कराई गई है उससे ज़्यादा का हो रहा है तो कितनी पेमेंट की जाएगी, जितनी वैल्यू का इंश्योरेंस कराया गया है. और अगर लॉस जो है कम वैल्यू का हो रहा है इंश्योर्ड अमाउंट से तो एक्चुअल लॉस ही पे किया जाएगा. सपोज हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 50,000 का इंश्योरेंस कराया गया, इंश्योर्ड वैल्यू 50,000 है और 60,000 का लॉस हो रहा है तो पेमेंट कितनी होगी क्लेम के टाइम, 50,000 की. और अगर 40,000 का लॉस हो रहा है तो ये कम अमाउंट का लॉस है, इसलिए पेमेंट कितनी होगी 40,000 की, जबकि इंश्योर्ड वैल्यू कितनी है 50,000. तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल वैल्यू जो है सब्जेक्ट मैटर की नहीं कंसीडर की जाती पॉलिसी में, बल्कि इसमें जो है जो स्पेसिफाइड अमाउंट जिस पे इंश्योरेंस लिया गया है वही कंसीडर किया जाता है. देन हियर वी कम्स टू द नेक्स्ट, दैट इज एवरेज पॉलिसी. एवरेज पॉलिसी में एवरेज क्लोज रहता है, ठीक है. एवरेज क्लोज का मतलब क्या है कि अगर एक्चुअल वैल्यू प्रॉपर्टी की इंश्योर्ड वैल्यू से ज़्यादा है तो कंपनी जो है प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ लॉस पे करती है. ये कंडीशन जो है तभी अप्लाई होती है जब अंडर इंश्योरेंस कराया जाता है. सो we can say that average clause is only operative in case of a under insurance. इसमें जो है क्लेम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला रहता है इंश्योर्ड अमाउंट अपॉन वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इनटू एक्चुअल लॉस, ठीक है. जैसे सपोज एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 10 लाख की है उसको 8 लाख का जो है इंश्योरेंस कराया गया, दैट मीन्स 80% ऑफ द टोटल वैल्यू कराया है इंश्योरेंस, और अमाउंट ऑफ लॉस जो है 7 लाख होती है. तो इस केस में अगर हम ये फॉर्मूला देखें जो हमने अभी बात की थी, इंश्योर्ड अमाउंट कितनी हुई 8 लाख अपॉन 10 लाख एंड इनटू 7 लाख, तो 5,60,000 जो कि 80% ऑफ 7 लाख कंसीडर किया जाता है वो ही पे किया जाएगा, टोटल लॉस की वैल्यू पे नहीं की जाएगी. फ्लोटिंग पॉलिसी, फ्लोटिंग का क्या मतलब हुआ, चेंजिंग, जो कि फिक्स नहीं है. तो ये पॉलिसी जो है उन गुड्स के लिए ली जाती है जो अलग अलग जगह पे अवेलेबल होती हैं, जिनका स्टॉक या गुड्स जो भी हम बात करें वो फ्लक्चुएटिंग नेचर का है. तो वो ट्रेडर्स या प्रोड्यूसर जिनका रॉ मटेरियल और जिनकी गुड्स जो हैं अलग अलग गोडाउन्स में हैं, वेयर हाउस पे, पोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे अलग अलग जगह पे अवेलेबल हैं, और गुड्स जो है फ्रिक्वेंटली चेंज होती रहती हैं. क्यों चेंज होंगी, क्योंकि सेल्स और कंजप्शन के अकॉर्डिंग उनको रिमूव करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा. तो इस कंडीशन में बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाए ट्रेडर के लिए या प्रोड्यूसर के लिए कि वो स्पेसिफाई कर सके गुड्स को और उनकी वैल्यू को. तो फ्लोटिंग पॉलिसी वो ले सकता है और इसमें एवरेज रेट ऑफ प्रीमियम फिक्स किया जाता है. सब्सिडरी और स्पेशल टाइप पॉलिसीज़, तो इसमें हमारी सबसे पहले आ जाती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी. कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी मीन्स दैट पॉलिसी विच कवर्स most of the risk which are generally not covered under the standard policy.
तो इसलिए हम कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी को ऑल इन वन पॉलिसी कह रहे हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी में कोई एक रिस्क कवर होगा, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव में हम अलग अलग तरह के बहुत से रिस्क कवर कर रहे हैं। जैसे फायर का हो गया, एक्सप्लोजन, फ्लड्स, राइट्स, स्टॉर्म्स, डैमेज फ्रॉम पेस्ट, बर्गलरी, लाइटनिंग, तो बहुत सारे रिस्क यहाँ कवर हो रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी। कॉन्सिक्वेंशियल लॉस का मतलब होता है इनडायरेक्ट लॉस। क्या हुआ कि फायर की वजह से जो ओनर है उसको लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है। कि लॉस ऑफ प्रॉफिट कैसे हुआ? ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ वर्क। एज अ रिजल्ट ऑफ फायर देयर इज अ डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ बिजनेस विच in turn leads to the reduction in profits and which increases the expenses जो स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं लाइक रेंट्स, रेट्स, सैलरीज, तो और सब जो एक्सपेंसेस हैं वो प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए हम इसे कॉन्सिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोल रहे हैं, क्योंकि इस पॉलिसी की वजह से स्टैंडिंग चार्ज, कॉस्ट ऑफ वर्किंग इंक्रीज हो रहे हैं। इसके साथ साथ जो है टेम्परेरी अकोमोडेशन भी कई बार हायर करना पड़ जाता है, तो जो प्रॉफिट्स हो सकते थे वो कम हो रहे हैं, लेकिन एक्सपेंसेस जो है यहाँ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से हम इसे इनडायरेक्ट लॉस कंसीडर करते हैं। ठीक है। सो ये पॉलिसी किस लिए होती है? टू कंपनसेट द इंश्योर्ड अगेंस्ट द फाइनेंशियल लॉस इंटरप्शन होने की वजह से बिजनेस में बिकॉज ऑफ द फायर। डिक्लेरेशन पॉलिसी, ये पॉलिसी जो है फ्रीक्वेंट फ्लक्चुएशंस इन द स्टॉक और स्टॉक वैल्यूज उसको कवर करने के लिए पॉलिसी ली जाती है। इंश्योर सेलेक्ट करता है एक पर्टिकुलर अमाउंट, जितनी अमाउंट का वो इंश्योरेंस कराना चाहता है, और इंश्योर्ड को जो है इसमें मंथली डिक्लेरेशंस करना होता है। जिस बेस पे वो डिक्लेयर करता है एवरेज ऑफ द वैल्यू एट रिस्क ऑन ईच डे। हर एक दिन में कितनी वैल्यू का स्टॉक जो है रिस्क पे रहता है फायर की वजह से, उसके बेसिस पे मंथली डिक्लेरेशन करते हैं, और क्लेम जो सेटलमेंट किया जाता है उसी डिक्लेयर्ड वैल्यू के बेसिस पे किया जाता है। तो इस तरीके से अगर हम कहें, डिक्लेरेशन पॉलिसी जो है बेटर प्रोटेक्शन देती है उस जगह पे जहाँ पे स्टॉक जो है फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम। नेक्स्ट हमारा आ जाता है री इंस्टेटमेंट और रिप्लेसमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी जो है रिप्लेस करती है प्लांट एंड मशीनरी सेम टाइप के, सिमिलर टाइप की प्रॉपर्टी से या सिमिलर टाइप के प्लांट से, अगर कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन हो जाता है फायर की वजह से। ठीक है। तो इसको न्यू फॉर ओल्ड पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि ओल्ड प्रॉपर्टी रिप्लेस्ड हो जाती है न्यू प्रॉपर्टी से। रीइंस्टेटमेंट का मतलब रिप्लेसमेंट हुआ, इसमें रीबिल्डिंग करते हैं प्रीमाइसेस की, जो भी प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉय हो रहा है उसकी जगह पे या सिमिलर टाइप की मशीनरी जो है अवेलेबल कराते हैं। देन नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल ऑल रिस्क पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है डिज़ाइन की जाती है हर एक तरह की इंडस्ट्रियल रिस्क के लिए जिनकी ओवरऑल जो है सम एश्योर्ड 100 करोड़ या उससे ज़्यादा होती है। और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस तरह के रिस्क जो कि इंडस्ट्री के आरंभ होने से, इंसेप्शन से लेके प्रोडक्शन तक के माने जाते हैं, तो इसमें कवर किया जाता है फायर या कोई स्पेशल पेरिल्स हैं, बर्गलरी, मशीनरी ब्रेकडाउन हो गया, बॉयलर एक्सप्लोजन हो गया, डैमेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट या मशीनरी ब्रेकडाउन, तो इस तरीके के रिस्क यहाँ कवर होते हैं। ब्लैंकेट पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज डिजाइंड एज पर द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द इंश्योर्ड, क्योंकि इस पॉलिसी में कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता फिक्स्ड या करंट एसेट्स में। एक ही पॉलिसी के अंडर फिक्स्ड और करंट एसेट्स जो भी इंश्योर्ड को चूज़ करनी है उस तरह की वो चूज़ करके और उनका इकट्ठा इंश्योरेंस ले सकता है। देन एक्सेस पॉलिसी, एक्सेस पॉलिसी की अगर हम बात करें कि स्टॉक जो है बिजनेसमैन का फ्लक्चुएट होता रहता है टाइम टू टाइम, और उसमें जो है वो एक स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं ले पाता, तो अगर वो ज़्यादा वैल्यू की पॉलिसी मान लो ले लेता है तो उसको हायर प्रीमियम देना पड़ेगा, और अगर कम वैल्यू की पॉलिसी लेगा तो उसको प्रोपोर्शनेट लॉस पेयर करना पड़ेगा। तो इस केस में इंश्योर्ड 2 पॉलिसीज परचेज कर सकता है, फर्स्ट लॉस पॉलिसी एंड एक्सेस पॉलिसी। फर्स्ट लॉस पॉलिसी जो है ये कवर करती है बिलो विच द स्टॉक नेवर गोज, दैट मीन्स मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक। तो मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक कैसे फाइंड किया जा सकता है? पास्ट एक्सपीरियंस से या कोई और जो भी डाटा अवेलेबल है पहले का, उसके अकॉर्डिंग मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक देख के और फर्स्ट लॉस पॉलिसी ले सकते हैं। और अदर पार्ट ऑफ स्टॉक
जो कि मिनिमम लिमिट से एक्सीड्स करते हैं तो उनके लिए दूसरी पॉलिसी एक्सेस पॉलिसी ले सकते हैं। एक्सेस स्टॉक की जो एक्चुअल वैल्यू है वो डिक्लेयर की जाती है हर एक मंथ और उसी के बेस पे जो है प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है जो एवरेज मंथली एक्सेस अमाउंट होती है। तो इसमें क्या है कि जो चांसेस हैं पेमेंट के एक्सेस अमाउंट के वो बहुत कम होते हैं, तो इसलिए रेट ऑफ प्रीमियम भी नॉमिनल ही रहता है। आफ्टर दैट वी विल कवर हेयर क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लेम क्या होता है? क्लेम एक रिक्वेस्ट होती है इंश्योर्ड की तरफ से कि उसका जो भी लॉस हुआ है उसको रेम्बर्स किया जाए। तो वो क्या करता है, इंश्योर्ड एक फॉर्मल रिक्वेस्ट जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास भेजता है कि उसको जो है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग रेम्बर्समेंट मिलनी चाहिए। सो फर्स्ट स्टेप इज नोटिस और इंटीमेशन ऑफ फायर। इंश्योर्ड को जो है एक नोटिस भेजना पड़ता है लॉस बाय फायर से रिलेटेड। राइटिंग में वो भेजेगा इंश्योरर को, जितनी जल्दी हो सके जैसे ही लॉस का पता लगता है वो जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन इंश्योरर को भेजता है। तो रिटर्न नोटिस के साथ अगर हो सके तो उसको क्या करना चाहिए, एविडेंस जो है लॉस के सबमिट कराने चाहिए और लॉस को कम करने की उसने कोशिश की है तो उसके भी एविडेंस देने चाहिए। ठीक है, जब इंटीमेशन मिल जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी को अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है पॉलिसी के बारे में कि पॉलिसी इन्फोर्स है या नहीं, जो भी आइटम्स या गुड्स अफेक्टेड हुए हैं वो सब पॉलिसी में कवर हैं या नहीं, तो वो लोकेशन जहाँ पे भी फायर जो है एक्सीडेंट हुआ है वो सब जो है इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर हो रहे हैं या नहीं। देन नेक्स्ट इज एंट्री इन क्लेम रजिस्टर। इंश्योरेंस कंपनी पॉलिसी के बारे में सेटिस्फाई होने के बाद जो है क्लेम को रजिस्टर्ड कर लेती है। एक क्लेम रजिस्टर बनाया जाता है, उसमें रजिस्टर किया जाता है क्लेम और क्लेम नंबर जो है इंश्योर्ड को अलॉट कर दिया जाता है। क्लेम रजिस्टर में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्लेम से रिलेटेड जो है रजिस्टर की जाती है, नोट की जाती हैं। सेक्शन 14B है इंश्योरेंस एक्ट 1938 का, जिसमें जितने भी इंश्योरर हैं इंडिया में उनको बोला गया है कि उनको एक रजिस्टर मेंटेन करना होगा जो कि रिकॉर्ड ऑफ क्लेम्स रहेगा और इसमें हर एक जो है क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंटर की जाएगी। इसमें डेट ऑफ क्लेम, नेम एंड एड्रेस ऑफ क्लेमनेंट एंड द डेट जिसमें कि क्लेम डिस्चार्ज किया गया है और अगर क्लेम रिजेक्ट किया गया है तो किस डेट को रिजेक्ट किया गया है और क्या रीज़न रिजेक्शन के रहे, ये सब जो है रजिस्टर में एंटर करना पड़ता है। देन नेक्स्ट इज हियर इशू ऑफ क्लेम फॉर्म। जब क्लेम को रजिस्टर कर दिया जाता है क्लेम रजिस्टर में तो इंश्योरर क्या करता है, इंश्योर्ड को क्लेम फॉर्म इशू कर देता है। इंश्योर्ड को ये क्लेम फॉर्म फिल करना पड़ता है और इसको इंश्योरर को रिटर्न करना पड़ता है और साथ में वो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर देता है। क्लेम फॉर्म जो है इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी अलग अलग हो सकते हैं और क्लेम फॉर्म जो डिज़ाइन किए जाते हैं वो इस तरीके से किए जाते हैं, जो क्लेम है क्लेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और क्लेमनेंट से रिलेटेड मोस्टली इन्फॉर्मेशन जो है गैदर की जा सके। देन इंस्पेक्शन और सर्वे। क्लेम फॉर्म रिसीव होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, एक इंडिपेंडेंट लाइसेंस्ड प्रोफेशनल सर्वेयर को अपॉइंट करती है जो कि एक्सेस करता है लॉस को और कॉज जो है लॉस का चेक करता है। ठीक है, अगर जो है क्लेम सिंपल है, अमाउंट ऑफ लॉस कम है तो उस केस में इसको सेटल किया जा सकता है क्लेम फॉर्म के बेसिस पे ही। लेकिन अगर क्लेम लार्ज होता है तब उस केस में जो है सर्वेयर नॉमिनेट किया जाता है ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके और अपनी रिपोर्ट जो है लॉस के कारण से रिलेटेड और कितना लॉस हुआ है और ये टर्म्स एंड कंडीशंस जो है पॉलिसी की उसके अकॉर्डिंग कंसीडर किया जा सकता है या नहीं, ये सब चीज़ें सबमिट करता है, एक रिपोर्ट बना लेता है और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करता है। उसके साथ साथ कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो है एज अ प्रूफ जो है पर्टिकुलर जहाँ पे फायर लगी है उस साइट की और जो भी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट उसको लगता है उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी एज अ प्रूफ वो दे सकता है। देन डिस्चार्ज वाउचर। सर्वेयर की रिपोर्ट स्टडी करने के बाद अगर कंपनी सेटिस्फाई हो जाती है और उनको लगता है कि लॉस जेन्युइन है और सभी फॉर्मेलिटीज़ जो है प्रॉपर तरीके से पूरी की गई हैं तो वो एक डिस्चार्ज वाउचर इशू कर देते हैं इंश्योर्ड को और इंश्योर्ड को उस पर सिग्नेचर करने हैं वाउचर पे और ये रिटर्न करना होता है इंश्योरेंस कंपनी के पास।
देन पेमेंट ऑफ क्लेम। डिस्चार्ज वाउचर रिसीव होने के बाद इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, पेमेंट करती है इंश्योर्ड को, तो उसके लिए वो ट्रांसफ़र कर देती है जो क्लेम की अमाउंट होती है इंश्योर्ड के बैंक अकाउंट में थ्रू ECS इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, या फिर वो चेक भी उसको इशू कर सकते हैं। तो उससे पहले सारी रिकॉर्डिंग जो है क्लेम रजिस्टर में की जाती है और पेमेंट को भी रिकॉर्ड किया जाएगा रिलेटिव जो भी पॉलिसी है जिसके संदर्भ में जो है पेमेंट की गई है, और जो सम इंश्योर्ड है उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा बाय द अमाउंट ऑफ क्लेम। और इसका इंटीमेशन इंश्योर्ड को भेजा जाएगा कि सम इंश्योर्ड को री इंस्टेट किया जा सकता है, दोबारा से उसको जो है पॉलिसी में यूज़ किया जा सकता है अगर इंश्योर्ड प्रोपोर्शनेट प्रीमियम पे कर देता है। डेट ऑफ री इंस्टेटमेंट ऑफ सम इंश्योर्ड टू द डेट ऑफ एक्सपायरी ऑफ पॉलिसी। 1 लाख का इंश्योरेंस लिया है सपोज, और 50,000 जो है पे कर दिए एज अ क्लेम, तो बाकी 50,000 जो बचते हैं उसके लिए दोबारा से जो है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी का हो सकता है। तो उसके लिए जिस टाइम से री इंस्टेटमेंट किया जा रहा है, सपोज कि 1 ईयर का अगर जो है इंश्योरेंस लिया है तो 6 मंथ्स में क्लेम पे कर दिया है, तो बाकी के 6 मंथ्स का जो है प्रोपोर्शनेट प्रीमियम जो है उसको इंश्योर्ड को पे करना पड़ेगा। रिजेक्शन ऑफ क्लेम, इंश्योरेंस कंपनी रिजेक्ट भी कर सकती है क्लेम को। किस किस ग्राउंड्स पे ये रिजेक्ट हो सकता है, अगर क्लेम फ्रॉड्यूलेंट हो, या फिर लॉस फायर की वजह से नहीं हुआ हो, इंटेंशनली लॉस किया गया है, इंश्योर्ड ने पॉलिसी लेते समय कुछ मटेरियल फैक्ट्स कंसील किए हैं, तो इन बेसिस पे इंश्योरेंस क्लेम को रिजेक्ट भी किया जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टुडेज टॉपिक. I hope you have understood all the points well. Thank you all. Have a nice day. Stay safe, stay healthy.